हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। बेटा कंटिन्यू करेंगे हमारी वन शॉट सीरीज। क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। आज करेंगे चैप्टर 2। एक वीडियो में, मतलब इस वीडियो में, पूरी एक वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर कट चुका है आपका। ठीक है, चैप्टर 1 हम कर चुके हैं बेटा। चैप्टर 1 का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। लिखने के लिए बेटा नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सारी चीजों को डिटेल में हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं ना। तो देखो, हमें पहले बात कर लेते हैं क्या क्या हमें टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो पिछले चैप्टर में हमने मैटर पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, क्या नहीं होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा स्टेट्स को हम कैसे कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब सवाल ये आया कि सर आपने बताया था कि मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। अब अगर मॉलिक्यूल एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा तरह के हो, तो वो क्या होगा? तो वो मैटर होगा या कुछ और होगा। ठीक है, तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे बेटा आज आज की क्लास में। ठीक है, तो इस मैटर ऑफ प्योर बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि मैटर प्योर है या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मैटर की दो फॉर्म्स होती है बेटा, प्योर और इम्प्योर। तो वो दोनों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो टॉपिक सबसे पहले देखो, मैटर को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मैटर हो गया कि मैटर होता क्या है। दूसरा, ठीक, फिर हम टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक, जो दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे बेटा? एक होते हैं आपके प्योर और एक होते हैं आपके इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर। ठीक है, जो इम्प्योर वाले हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि अगर किसी एक मतलब मैटर के अंदर दो तरह के या तीन तरह के या कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पढ़ा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम दो दो टाइप पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो होमोजीनस, ठीक है, और एक हेट्रोजीनस। ठीक है, ये दो टाइप के हम मैटर इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी मिक्सचर पढ़ते हैं हम इसके अंदर, दो टाइप के, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस। फिर आपके होमोजीनस के अंदर भी कुछ आते हैं, यहीं पे थोड़ा सा मैं, ठीक है, होमोजीनस के अंदर बेटा आपके आते हैं सॉल्यूशंस, और एक और आता है अलॉयज। अलॉय है ना, अलॉय व्हील होते हैं ना गाड़ियों में, वही वाले अलॉयज। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गए, अलॉयज हो गए। ठीक है, इसमें भी हमें दो पढ़ने हैं मेनली। तो हेट्रोजीनस में एक तो हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हम उसको कोलोइड्स भी कह देते हैं बेटा। ठीक है, तो सस्पेंशंस और कोलोइड्स। ठीक है, कोलोइड्स के टाइप होते हैं अलग अलग, वो सारी चीजें। तो बस इतना सही चैप्टर है ये। इसमें बेटा मेथड्स ऑफ सेपरेशन भी था पहले, लेकिन अब वो मेथड्स ऑफ सेपरेशन हटा दिया गया है सिलेबस से, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा बिना देरी करे शुरू करते हैं ना, चलते हैं हमारे टॉपिक पे। चलिए देखो भाई, ध्यान देंगे। देखो मैटर हमने पढ़ा था है ना, मैटर के बारे में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज मैटर। ठीक है, ये मैटर हो गया। फिर हमने ये पढ़ा था कि मैटर जो है वो किससे बनता है? वो बेटा अपने पार्टिकल से बनता है ना। और पार्टिकल्स के बीच में ध्यान रखना, ये चीज मैंने बेटा पहले चैप्टर में बताया था। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जैसे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। और एक होता है फिर आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो मेन चीज है मिक्सचर के लिए वो है ये इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इसको हमें समझना जरूरी है। देखो समझते हैं इसको, ध्यान देंगे। देखो जैसे हमने भी पानी का बताया ना, वाटर है, वाटर, ठीक है, तो वाटर के भी, वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वाटर के पार्टिकल्स होते हैं H2O मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? H2O मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसमें ही क्या होता है
जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस देखो कैसे बनेगा, जैसे H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, ठीक। और इनके बीच में क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है। अब मिक्सचर को समझने के लिए इंटरमोलिकुलर स्पेस की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे वो आके यहीं पर बैठेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैटर की, ठीक है। तो इतनी चीज तो क्लियर होगी। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैटर की, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैटर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से भाई, एक तो हो गए प्योर और एक हो गए इम्प्योर, है ना। इम्प्योर यानी मिक्सचर। तो पहले हम बात करेंगे प्योर मैटर के बारे में। किसके बारे में भाई, प्योर मैटर, कि व्हाट इज प्योर मैटर, ठीक। अच्छा एक चीज और क्लियर कर लेते हैं जरा, भाई देखो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, एक चीज और बताई थी बेटा आपको कि ये जो मॉलिक्यूल है कैसे बनता है, देखो एटम, है ना, एटम्स जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स से हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हो गया, जो मॉलिक्यूल्स हैं यही क्या है, यही हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं, तो यही पार्टिकल्स हो गए। चलिए अब प्योर मैटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम इसको कह सकते हैं द मैटर, द मैटर which is which is made up of made up of only only one type of molecules या फिर कह लो one type of particles, only one type of particles हो गए या फिर कह लो molecule, ठीक है। तो जिसमें केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। अब मॉलिक्यूल को देखो समझने का कैसे तरीका है, मॉलिक्यूल मैंने बेटा चैप्टर 1 में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो हमने बताया था एटम्स है ना, एटम्स, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है। चैप्टर 3 में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई कैसे हम कंपाउंड्स बनाते हैं या फिर एलिमेंट्स बनाते हैं, मतलब ये एटम्स को कैसे रिएक्ट हम कराते हैं, कैसे एटम्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें उसमें है। अभी के लिए थोड़ी थोड़ी जितनी जानकारी जरूरी है उतनी देता हुआ चलता हूँ। जैसे एटम मिलके क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल होते हैं दो तरह के, मॉलिक्यूल होते हैं दो तरह के, ठीक है। एक होता है बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और एक होता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, देखो एटम से मिलकर वो बनते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एटम कब बनेगा, जब सेम टाइप ऑफ एटम, कैसे भाई, सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तब हमारा बनता है मॉलिक्यूल। और जब जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तब बनता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कहते दोनों को ही मॉलिक्यूल है, कहते दोनों को ही मॉलिक्यूल है, चाहे वो एलिमेंट का हो चाहे कंपाउंड का हो। एग्जांपल देखो, जैसे बेटा ऑक्सीजन गैस होती है ना, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है, O2, है ना। O2 का क्या मतलब है कि दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के एटम है, दोनों ऑक्सीजन के एटम है, इसीलिए क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब बात करें बेटा कंपाउंड की, जैसे अभी हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो H2O, H2O यही होता है बेटा वाटर का फॉर्मूला। और H2O का मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन, सॉरी हाँ, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, देखो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसे बना है, दो अलग अलग टाइप के एटम से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब बात करें प्योर मैटर में क्या क्या आता है, तो प्योर मैटर में बेटा यही दोनों आते हैं, प्योर मैटर में आपके यही दोनों चीजें आती हैं। इसमें हो गया आपके एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो गया आपके, देखो एक तो ये हो गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, ये आपके बेटा प्योर
मैटर हो गए, ठीक है। जैसे अब देखो ये हमने H2 वाटर का बताया था, तो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर होता है H2O, ठीक है। H2O का देखो ये फॉर्मूला होता है ना, मतलब सॉरी वाटर का फॉर्मूला था H2O, और ये कैसे बना H2O 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 H2O। अब कोई बच्चा ये ना समझे कि सर इसमें तो H भी है और वो भी है, तो ये प्योर मैटर कैसे हो गया? तो जैसा कि बेटा मैंने पहले बताया था, एटम आपका पार्टिकल नहीं होता। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, लेकिन एटम जो है वो मैटर का पार्टिकल नहीं होता। मैटर का पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल है H2O। अब देखो इसमें केवल एक तरह का तो मॉलिक्यूल है, केवल H2O है, इसके अंदर केवल H2O है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसमें एक तरह के ही मॉलिक्यूल है, यानी एक तरह के पार्टिकल से, तो ये क्या कहलाएगा? प्योर मैटर कहलाएगा। ऐसे हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, अब ऑक्सीजन गैस खाली ये थोड़ी हो गई, कैसे भैया? O2 O2 ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, मतलब जो हमारा मैटर है ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो देखो इसमें भी O2 है ना, एक तरह के ही मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर भी, तो इसीलिए ये भी क्या है? प्योर मैटर है, ठीक है। देखो एक बार डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं जरा। देखो है ना, ये जो पार्ट है हमें ये पढ़ना है, और इसमें देखो ना ये होमोजेनियस मिक्सचर में जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसमें कंसंट्रेशन भी पढ़ना है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी पढ़ेंगे। चलिए, ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन हट चुका है आपका, ठीक। देखो प्योर सब्सटेंस क्या है? द मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, एटम की हमने इसलिए डेफिनेशन लिख दी। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट, यहाँ पर देखो गलत हो गया, इसको सही कर लेना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। और दो तरह के होते हैं देखो, एलिमेंट और कंपाउंड। सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। एलिमेंट कब बनेंगे? देखो ये इस तरीके से देख लो, एलिमेंट कब बनेंगे? जब सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करेंगे तो एलिमेंट बनेगा, और बहुत सारे फिर वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल मिलकर हमारा पूरा एलिमेंट बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस होगी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आप कंपाउंड क्या होगा? ये हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा प्योर मैटर। तो प्योर मैटर के अंदर क्या आ गए भाई साहब आपके? प्योर मैटर के अंदर आपके आ गए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं हम इम्प्योर मैटर की, ठीक है। बात करते हैं बेटा इम्प्योर मैटर की, ठीक है। इम्प्योर मैटर क्या है? जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इम्प्योर मैटर क्या हो गया? द मैटर, द मैटर which is made of, which is made of two or more type of, two or more type of, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स, टू और मोर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर कह लेंगे पार्टिकल्स, ठीक। इतनी चीज। अब जैसे हमारे पास वाटर था बेटा, वाटर कैसे बना? H2O H2O H2O, है ना, इस तरीके से हमारे पास वाटर था, ठीक है। अब इस वाटर में क्या हुआ? देखो जैसे मैंने बताया था ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो वाटर हो गया। अब देखो इसके सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? सारे सेम एक टाइप के मॉलिक्यूल से, तो ये क्या है? ये प्योर मैटर है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं भाई हम किसका? सॉल्ट वाटर का। किसका बेटा? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर यानी जब पानी में नमक मिला देते हैं। सॉल्ट का मैंने आपको बताया था, सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ये हमारे कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो जब मैंने नमक को पानी में मिलाया तो क्या हुआ? NaCl जो है इन स्पेसिस में जाकर बैठ गया इस तरीके से, ठीक है। यानी पहले पानी था, उसमें मैंने नमक मिला दिया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की देखो ऐसे फोर्सेस के साथ, इसको ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं बेटा, ठीक है। इनको वीक बाइंडिंग फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो NaCl जो है ये पानी के बीच में हो जाएगा। तो अब ये पूरा मेरा मैटर है, अब ये पूरा मेरा मैटर है। अब ध्यान से देखो तो इसमें बेटा दो तरीके के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, यानी पार्टिकल्स हैं। एक तो H2O हो गया आपका इसमें, और एक हो गया आपका NaCl, ठीक है। तो दो तरह के इसमें पार्टिकल्स हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका इम्प्योर मैटर कहलाएगा, ये आपका इम्प्योर मैटर कहलाएगा, या फिर एक
मिक्सचर कहलाएगा। समझ में आई बात कि इम्प्योर मैटर या फिर मिक्सचर क्या होता है? ठीक, कि जो दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल से बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको कुछ और भी बताना चाहूँ, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक होती है तुम्हारी, सपोज मान लो मैंने वो सोडा शिकंजी बनाई, ठीक है, तो सोडा जो सोडे में क्या होता है, पानी होता है और CO2 मिक्स होती है, तो CO2 देखो ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं पे, एक मिनट, ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं पे CO2 बैठ जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं, CO2 के लिए हम येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखो बीच बीच में ऐसे कहीं कहीं पे CO2 बैठ जाएगी। ठीक, तो देखो अब इसके अंदर कितने तरह के मॉलिक्यूल, कितने तरह के पार्टिकल्स हो गए, अब इसके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स हो गए या फिर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो समझ में आया, इस तरीके से बनता है हमारा इम्प्योर मैटर या फिर मिक्सचर। ठीक, चलिए डेफिनेशन देख लो चाहे तो यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्सचर क्या हो गया, इम्प्योर मैटर व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर हेल्ड टुगेदर विदाउट एक्चुअली कंबाइनिंग। विदाउट एक्चुअली कंबाइनिंग का मतलब क्या है कि बिना जुड़े, बिना जुड़े मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे H2O, जो H2O मॉलिक्यूल बना वो कैसे बना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंबाइन है ना। जैसे H2O में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, ठीक है, केमिकली रिएक्ट कर गए आपस में, लेकिन मिक्सचर में आपस में केमिकल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है जो हम पानी पीते हैं, और सॉल्ट इज मिक्स्ड विद वाटर, ये एग्जांपल हो गए। ठीक है, मिक्सचर आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे, देखो हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़े थे बेटा। केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई नई चीज बन जाती है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब देखो क्योंकि जब हमने देखो ऐसे समझो कि हाइड्रोजन अलग चीज है और ऑक्सीजन अलग चीज है, ये दो अलग अलग वो एलिमेंट्स हो गए, इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे आगे बन के आता है H2O। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ कि जहां दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक तीसरी नई चीज बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट कर गए, कंबाइन कर गए। लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है, बस ये इनके साथ मिक्स हो जाता है, हेल्ड टुगेदर मतलब एक साथ रख दिए जाते हैं। ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं करते। जैसे जैसे यहाँ पर देखो, अब इसमें देखो H2O तो H2O ही रहेगा, NaCl NaCl ही रहेगा, कोई इसका नया फॉर्मूला नहीं बनेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये बस एक साथ रख दिए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से है ना, जैसे X हो गया वाटर मॉलिक्यूल और ये हमने सोल्ट का एक सिंबल बना दिया एक। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया हुआ है बेटा बस। चलिए अब आगे आ जाओ, है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, सिंपली होमोजीनस और हेटेरोजीनस। ठीक है, यहीं से पढ़ा दूं, यहीं से पढ़ा देते क्योंकि ज्यादातर तो लिखने का ही काम है, मतलब देखने का ही है, तो समझो। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो होमोजीनस और एक हेटेरोजीनस। देखो होमो, होमो का वर्ड याद रखना, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ये ध्यान रखना। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, तो होमोजेनस मतलब जो सेम दिखे, जो सेम दिखे, और हेटेरो मतलब जिसमें पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिख जाते हैं। तो होमोजेनस देखो मिक्सचर क्या होगा, homogeneous mixture are the mixture in which constituent particles are very small। constituent particles यानी जिन पार्टिकल से, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना है वो काफी छोटे हैं। ठीक है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया। ठीक है, यूनिफॉर्म का देखो मतलब क्या होता है, एक जैसा, है ना। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि थ्रू आउट, जैसे आप एक गिलास में एक होमोजेनस मिक्सचर लो, होमोजेनस मिक्सचर जैसे आप पानी में नमक को अच्छे से मिक्स कर दो, ठीक है, आपके सामने क्या आ गया भाई, एक होमोजेनस मिक्सचर आ गया। ठीक है, अब उसको आप चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, हर जगह से वो एक जैसा ही लगेगा। मतलब ये जो चीजें है ना, ये देखने में लगती नहीं है कि ये मिक्सचर है। जैसे अब एक ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है ना, जो हम पानी पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता। प्योर वाटर तो अगर आप पियोगे तो आपको थोड़ा वैसा लगेगा, गले में जलन होगी, क्योंकि जो प्योर वाटर है ना वो उसमें डाला जाता है इन्वर्टर में आपके। ठीक है, तो प्योर H2O वो उसमें डाला जाता है, लेकिन जो हम पानी पीते हैं उसमें काफी तरह के मिनरल्स भी डिजोल्व होते हैं, सॉल्ट्स भी डिजोल्व होते हैं, बेसिस भी डिजोल्व होते हैं। और जो हम पानी को फिल्टर करते हैं, फिल्टर से पानी पीते हैं, तो उसमें क्लोरीन भी ऐड हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए जो
पानी हम पीते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है, आपको देख के बता देगा कि ये मिक्सचर है? देख के हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, देख के पता भी नहीं चल रहा कि इसमें और भी अलग तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन है बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं जो बेटा जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो यही चीज होगी यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब देखो पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड मतलब हम देख के उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, फर्क नहीं बता सकते। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर आपसे होमोजेनस मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इन 3 पॉइंट्स को यूज करके लिखेंगे, और तीनों ही जरूरी हैं। आप ये नहीं कि 2 लिख दिया 1 लिख दिया, नहीं, तीनों ही जरूरी है। अब देखो डिफरेंस भी करने को आता है, तो जैसे 3 पॉइंट इसके हो गए, 3 पॉइंट इसके भी आगे पढ़ेंगे, तो वैसे 3-3 पॉइंट करके आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर की। ठीक है, मतलब होमोजेनस मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, किस किस को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो मेनली 2 तरह के होते हैं बेटा, एक हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, और एक अलॉयज पढ़ेंगे अभी। ठीक, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सोलवेंट जिसमें मिलाया जाता है। जैसे समझो इसको, यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, जरा सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें देता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट क्या है बेटा? जिसको मिलाया गया, और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें मिलाया गया। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं अगर सॉल्ट वाटर की बात कहूं, किसकी बात कहूं? सॉल्ट वाटर की बात कहते हैं। तो सॉल्ट जो है ये हमारा हो गया, इसमें एक कलर चेंज कर लेते हैं, जो सॉल्ट है ये हो गया हमारा सॉल्यूट। ठीक है, और जो वाटर है ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा वाटर के लिए बेटा एक टर्म और यूज करी जाती है, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी चीजें हम मिक्स करते हैं ना, वो पानी में ही करते हैं। जैसे दूध में भी कुछ मिलाना होगा तो पानी मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी का जो है कुछ अलग सा टेस्ट नहीं होता, कुछ अलग कलर नहीं होता, इसलिए और उसकी कह लो केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी न्यूट्रल होती है। इसीलिए हमें जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को रिएक्ट मतलब जैसे एसिड बहुत कोरोसिव होता है ना, तो रिएक्शन में उसको कम कोरोसिव करने के लिए हम उसमें वाटर मिलाते हैं। ठीक है, या फिर कह लो वाटर में एसिड मिलाते हैं। ठीक है, जिससे उसका कोरोसिव नेचर कम हो जाए, लेकिन रिएक्शन हमें वही मिलती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज वही रहती है उसकी, कोई भी चीज अगर उसमें मिलाओगे तो। ठीक है, तो ये इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजों में पानी ही मिलाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर सॉल्यूशंस में पानी ही आपको मिलेगा। ठीक, तो समझ में आया वो सॉल्यूशन कैसे बना? सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। सॉल्यूट क्या है? जिसको मिलाया गया, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया गया। जैसे अगर शुगर वाटर भी कह लो, या फिर एक और चीज ले लो भाई, देखो अब ध्यान रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही, वैसे देखो नॉर्मली तो क्या होती है, नॉर्मली ये दोनों ही चीजें प्योर सब्सटेंस होती है, पर प्योर सब्सटेंस के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है किसी किसी केसेस में। ठीक, बात करेंगे उनके बारे में भी अभी। तो इतना समझ में आया ना? तो सॉल्यूशन कैसे बना? सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 1 nm। nm का मतलब क्या है बेटा? 1 nm का मतलब है नैनोमीटर। ठीक है, एनो होता है नैनो, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर वर्ड आपने सुना होगा, और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इतने मीटर। ठीक है, और अगर आप इसको कम करना चाहो तो मीटर में से यहाँ से 1000 कम कर दो, इतने हटा दो, डेसिमल यहाँ लगा दो, तो इतने मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब लगा दो इतने छोटा मिलीमीटर, तो समझ आ रही बात? तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको बहुत छोटे, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते, चश्मा लगा के भी नहीं देखेगा। चलो अब देखो, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जैसे अगर इनकी लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे खिड़की में से धूप आती है बेटा, ठीक है, उसको हम टिम्बल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम टिम्बल इफेक्ट बोलते हैं, है ना?
जब खिड़की में से जैसे धूप आती है तो हमें डर्ट पार्टिकल्स की वजह से लाइट का जो पार्ट है, देखो लाइट का पार्ट हमें वैसे विजिबल नहीं होता। अब ऐसे मेरे चेहरे पे तो लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं आपको लाइट नहीं दिख रही ना, चेहरे पे आती हुई, बस चेहरे पे दिख रही है लाइट, ठीक है। तो इसी लेकिन जब उसमें होता है धूप आती है खिड़की से, तो डर्ट पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि हमें वो पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, उस पार्टिकल्स की वजह से हमें वो बीम दिखाई देती है, ठीक है, और उसको थोड़ा थोड़ा स्कैटर यानी फैला भी देती है लाइट को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वो दिखेंगे नहीं, जब वो नहीं दिखेंगे तो हमें लाइट का पार्ट कैसे दिखेगा? लाइट का जो पार्ट उसमें दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? क्योंकि हमें डर्ट पार्टिकल्स वहां पे दिखते हैं। डर्ट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उसे नेक लाइट से देख सकते हैं। डर्ट पार्टिकल्स को हम नेक लाइट से देख सकते हैं, तो इसलिए ये दिखते हैं, उसकी वजह से हमें लाइट का पार्ट दिखता है। लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन के जो वो है पार्टिकल्स, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हमें वो लाइट का पार्ट नहीं दिखता, ना ही वो लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं डज नॉट शो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, thus the path of light is not visible, ठीक है, path of light is not visible, ठीक। solute particles cannot be separated by the process of filtration, by the process of filtration, छान के हम उसको अलग नहीं कर सकते भाई। नमक के पानी, अगर नमक का पानी ले लो तो उसको तुम नमक को, उसको पानी को छान के अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये तो चीज हो गई आपकी भाई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जैसे न्यूमेरिकल कहते हैं ना, न्यूमेरिकल जो बनते हैं इस चैप्टर में वो इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। किससे? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बेसिकली ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह लो, ये होता है कंसंट्रेशन, या फिर कह लो अमाउंट, amount of solute, amount of solute present in solution, ठीक है। और ये परसेंटेज में निकाला जाता है, जैसे हमारा कितने परसेंट उसमें नमक मिलाया हुआ है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है। अब जैसे आपका बेटा एक, अब आपने कोविड में बहुत देखा होगा कि सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं विद 70% अल्कोहल, विद 70% अल्कोहल, तो सैनिटाइजर की हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होता था, हम ऐसे यूज कर रहे थे कि मिनिमम 70% या 60 से 70% जो है अल्कोहल होनी चाहिए आपके सैनिटाइजर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे सैनिटाइजर में 30% वाटर है, 30% वाटर है और 70% अल्कोहल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1 लीटर सैनिटाइजर है तो उस 1 लीटर के अंदर 300 ml आपका वाटर है, ठीक है, और 700 ml अल्कोहल है, समझ में आएगा? तो ये होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो जहां भी वाटर आ रहा है, वाटर तो हमेशा क्या रहेगा? सॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिसमें कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, जिसकी परसेंटेज की बात हो रही है, वही सॉल्यूट होता है, वही सॉल्यूट होता है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज अल्कोहल की बात हो रही है, तो यहाँ पर अल्कोहल क्या है? हमारा सॉल्यूट है, और वाटर में वो सॉल्वेंट होता ही है हर जगह, ठीक है। फिर भी जो भी परसेंटेज में हो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, कोई दवाई का वो ले लो आप, रेपर ले लो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो अब ऐसे देखो, यहाँ पर देखो, देखो ये ना, ये माउंटेन ड्यू की बोतल है, ठीक है। तो देखो अब इसमें लिखा हुआ है, ये पे टोटल फैट कितने है? 0% है, ठीक है। सोडियम इसमें कितना है? 4% है, और टोटल कार्ब्स इसमें कितने हैं? 26% है। तो जो भी ये परसेंटेज में लिखी हुई है ना बेटा, जो भी ये परसेंटेज में लिखी हुई है चीजें, ये सारी क्या है? ये सब सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। सॉल्यूट्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूट्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ये परसेंटेज वाली चीजें है ना, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। और ये जो परसेंटेज हमें बता रहा है, परसेंटेज मतलब इसकी कंसंट्रेशन इतनी है इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ले लूं, जैसे मान लो 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है ये, ठीक है, तो 1 लीटर मतलब बेटा 1000 ml, ठीक है। 1000 ml का मतलब क्या हो गया कि इसमें 40 ml क्या है? 40 ml सोडियम है
और 260 ml क्या हो गया इसके अंदर, 260 ml इसके अंदर कार्ब्स है। अब जैसे ये 77 ग्राम, देखो शुगर और कार्ब्स सेम ही होते हैं बेटा, शुगर और कार्ब्स जो है वो सेम ही चीज होती है, ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया। अब देखो मेन दो कंटेंट्स ये दिखाए गए, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 300 ml हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 1000 ml में से 300 ml ये कंटेंट है, इसके अलावा जो 700 ml है वो क्या है हमारा, वो सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट इन सब केसेस में क्या होता है बेटा, पानी होता है। क्या होता है, पानी, ठीक है। जो हम नींबू पानी बनाते हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं ना, कि इतना हम पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी, इस तरीके से ही वो बन जाता है। समझ में आई बात। तो ये चीज होगी, जैसे कंसंट्रेशन को समझने के लिए बता दी मैंने तो, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन की तरफ और चलते हैं, कंसंट्रेशन के टाइप्स, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो कैसे कैसे नापी जाती है, ये जरूरी है बेटा, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो कंसंट्रेशन जो है वो 3 तरह की होती है बेटा। एक होती है आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब ये कह लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूले फॉर्मूला लिख दिया मैंने तो, डायरेक्ट से ही लिख देते हैं नीचे, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, जैसे कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और परसेंटेज की बात है तो क्या कर देंगे, इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखो अगर हमारा सॉल्यूट, ये कब यूज होता जाता है, ज्यादातर जब होता है जब सॉल्यूट जो है हमारा वो कैसा होता है, वो एक लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे नींबू पानी की अगर मैं बात करूं तो नींबू पानी में जो लाइम जूस होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो उस केस में हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। दूसरी जो होती है बेटा आपकी, वो होती है आपकी मास बाय वॉल्यूम। क्या हो गई, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम कब यूज करते हैं हम, जब हमारा जो सॉल्यूट है, जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा होता है, वो जब सॉलिड होता है, जैसे चीनी हमने मिला दी, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, इनटू 100, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, है ना। बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन निकालनी ना, कि इसमें से टोटल फ्रैक्शन क्या होती है, टोटल, है ना, सेलेक्टेड आउट ऑफ टोटल। तो जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो टोटल में से कितना है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100 कर दिया, ठीक है। तीसरी जो कंसंट्रेशन हो गई वो हो गई बेटा आपकी मास बाय मास, मास बाय मास, ठीक है। अब देखो इन दोनों केस में देखो सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम यूज हो रही थी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या था, लिक्विड था हमारा, सॉल्यूशन लिक्विड था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम की बात हो तो लिक्विड है और मास की बात हो तो सॉलिड है, ठीक है। तो मास बाय मास कंसंट्रेशन कब निकाली जाती है, जब हमारा, एक मिनट, जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, दोनों ही सॉलिड है, ठीक है। ये एग्जांपल बेटा आपको मिलता है अलॉयज में, किसमें, अलॉयज, अलॉय बनाए जाते हैं ना, ब्रास हो गया, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील, स्टील हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ये सब अलॉय होते हैं जो आपको गाड़ी के पहिए में, जैसे बच्चों में बड़ा क्रेज रहता है, अरे अलॉय व्हील लग रहे हैं इस गाड़ी में तो, ठीक है, तो वो वाले अलॉयज हो गए। तो इसमें भी सिंपल फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन क्या हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आ जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आ जाता है। जैसे अब तक तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनटू 100, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। चलिए अब ध्यान दो, है ना। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए बेटा कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन जो हम निकालते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन इसमें है नहीं, ना ही ज्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आ गए कि जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो,
ठीक है, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड द कंसंट्रेशन, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन of when 200 ml of sugar syrup is added to 300 ml of water, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्वेश्चन इसलिए करा के दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या है ना, जैसे ये 200 और 300 दे रखा, तो बच्चे क्या करते हैं, 200 और ये 300, 200 का हम 300 इंटू 100 कर देंगे। तो बेटा ध्यान रखना, ये 300 ml किसके हैं, ये 300 ml वाटर के हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखते हैं हम। तो हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दी हुई है बेटा, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी दी हुई है, 200 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दी हुई है, सॉल्वेंट जिसमें मिला रहे हैं कितना, 300 ml। अब देखो इन दोनों को मिला के ही तो सॉल्यूशन बना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगी ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगी, हो जाएगी 200 प्लस 300 यानी के 500 ml, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन का वॉल्यूम है ना, दोनों वॉल्यूम में दिया है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगी, तो यानी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये है 200 और ये है 500 इंटू 100, ठीक है। इससे कट गया, सॉरी 20 से 20 कट गए, और यहाँ पर इसको इससे काट देंगे, कितना 40 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, 40%, यानी 40% कंसंट्रेशन है। अगर इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 40% शुगर, खाली शुगर बोल सकते हैं, शुगर सिरप बोल सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या बोल दिया गया, 40% शुगर सॉल्यूशन, जैसे हमने बोला था ना कि 70% अल्कोहल सैनिटाइजर, ऐसे ही 40% शुगर सॉल्यूशन, मतलब इसमें शुगर कितनी है, 40% है, ठीक है। तो ये चीज हो गई बेटा आपकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो जब हमें एक जैसे अगर हमें जैसे सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, और जैसे चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, एक मिनट कर ही लेते हैं क्वेश्चन, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमें सॉल्यूट का मास दिया हो, और मतलब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो, जैसे क्वेश्चन 2 ले लो, ठीक है। हमने लिखा 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ शुगर ही ले लेता हूं, ठीक है, या सॉल्ट ले लो, या सॉल्ट ले लो, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू कितना 500 ml ले लेते हैं, 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है मास ऑफ, हाँ जी, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है भैया 20 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दी हुई है। अब ध्यान रखना, जब इस तरह का केस हो कि जब सॉलिड और लिक्विड को बेटा मिक्स किया जाता है, तो ध्यान रखना इस केस में वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दी हुई है हमें, यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितना, 500 ml, ठीक है। तो अगर जब कंसंट्रेशन निकालने की बात आई, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भैया, 20 अपॉन 500 इंटू 100, 20 से 20 कट गए, इससे कट गया कितना, 4, तो कितना आ गया, 4%, ठीक, समझ में आई। तो एक चीज ध्यान रखना कि सॉलिड, अगर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है तो उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, और कब तक नहीं बढ़ेगी, और यहाँ पर देखो एक टर्म आ जाती है बेटा, सॉल्युबिलिटी, क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत
इंपॉर्टेंट टर्म है और हमें पढ़नी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी समझो, सॉल्युबिलिटी है बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि वो कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया पानी में चीनी मिलाते जा रहे हो, ठीक है, चीनी डाली, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे डालते रहे, एक टाइम के बाद क्या होगा, जो आप चीनी डालोगे वो उसमें मिक्स नहीं होगी, यानी क्या हुआ, जो अपनी जो हमारा सॉल्वेंट है वो अपनी कैपेसिटी तक, मिक्सिंग की कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, कि भैया एक सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये क्या कहूंगा, ये कहूंगा टिल, एक वर्ड और आ गया फिर, टिल सैचुरेशन, टिल सैचुरेशन, ठीक है। टिल सैचुरेशन का मतलब हो गया, सैचुरेशन का मतलब हो गया भाई मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। या फिर एक चीज और कह सकते हो, एक चीज और कह सकते हैं, सैचुरेशन का मतलब होता है कि सॉल्युबिलिटी इज रीच्ड, इज रीच्ड, मतलब हम सॉल्युबिलिटी तक पहुंच चुके हैं। यानी अब अगर मैं और सॉल्यूट डिसॉल्व करता हूं तो इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सैचुरेशन और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या हो गया भाई, सॉल्युबिलिटी हो गया कि कितनी कैपेसिटी है सॉल्यूट को मतलब डिसॉल्व करने की एक सॉल्वेंट में, ठीक है। और सैचुरेशन हो गया वो, मतलब अगर सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक जो सॉल्वेंट है वो अपनी सॉल्युबिलिटी की कैपेसिटी पूरी कर चुका है, मतलब अब वो और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए ना, तो ध्यान रखना सैचुरेशन तक अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिलाया जा रहा है तो उसकी वॉल्यूम जो है सेम रहेगी। इसीलिए बेटा यहाँ पर ये चीज हुई कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट थी इसी को हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दिया, ठीक है। ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम। और जब मास बाय मास होगा तो वो इसकी तरह ही, पहले वाले की तरह ही हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने ठीक है, जैसे वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको प्लस करके जब मास की बात आ जाएगी तो सेम मास बाय मास में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को प्लस करके, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाती है आपकी कंसंट्रेशन खत्म, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द मेजर ऑफ परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास बाय पहले मास बाय मास लिख दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मास बाय मास हो गया, मास बाय वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज लिख दूं क्या, कि मास बाय मास कब होगा, जब सॉलिड में सॉलिड मिक्स करा जाएगा, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। मास बाय वॉल्यूम कब होगा, जब सॉलिड इन लिक्विड होगा। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब होगा, जब लिक्विड इन लिक्विड होगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं, जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं वो किस में आएंगी, वो तो गैस, यहाँ तो गैसेस की बात ही नहीं हुई। बेटा अगर देखो, अगर गैसेस के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो विजिबल नहीं है, अगर वो सॉल्यूशन बना पा रही है, ध्यान रखना, अगर वो सॉल्यूशन बना पा रही है, तो देखो जब आप CO2 को आप पानी में मिक्स करते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक में ना वो बबल्स आपको दिख जाते हैं, CO2 आपको इस पे अलग दिख जाती है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं दिखती। तो कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात सॉल्यूशन की करते हैं, ठीक है, चीज ध्यान रखना, समझ आ रही बात। तो अगर गैस का केस है तो गैस का केस में हम फिर अगर मतलब ऐसा ऐसा ऐसी गैस है कि वो सॉल्यूशन बना पा रही है, ठीक है, हम गैस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो फिर वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला केस ही लगेगा, ठीक है। तो उस केस में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम केस ही लगेगा, ठीक है। फिर हो गया बेटा आपके एलॉयज, फिर हो गए आपके एलॉयज, ठीक है। एलॉयज क्या हो गए, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह के सॉल्यूशन हो गए। जैसे ब्रास, देखो ब्रास हो गया आपका 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलके बनता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आपका स्टील भी हो जाता है ना, स्टील भी ऐसी हो गया तुम्हारा, ठीक। और स्टील के साथ साथ तुम्हारा स्टेनलेस स्टील भी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये भी क्या है, अलॉयज है। स्टील में आप क्या 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 देख सकते हो, स्टील में आपको बेटा एल्यूमिनियम मिल जाएगा और आयरन मिल जाएगा, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील में आपको, इसमें आपको एल्यूमिनियम आयरन के साथ साथ आपको बेटा कार्बन भी दिखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फिर देखो जैसे मैंने बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
ठीक है। सॉल्युबिलिटी हो गया द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर कह लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a given temperature is called solubility of the saturated solution। देखो solubility of saturated solution, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मतलब ये बताया ना कि सैचुरेशन का मतलब क्या है। सैचुरेशन का मतलब है कि हमारा जो सॉल्वेंट है अब वो और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारा हो गया सैचुरेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये सैचुरेशन हो गया। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है कि सैचुरेशन पे, सैचुरेशन यानी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है किसमें, सॉल्वेंट में, वही क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इसको नोट करके चलना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात हो रही है। क्यों बात हो रही है बताते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है of dissolving is called a saturated solution। यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना ज्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व कर सकता है वो डिसॉल्व उसने कर दिया है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। नो मोर सॉल्यूट, ठीक। अब बात करते हैं गिवन टेम्परेचर का क्या फंडा है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर का क्या फंडा है, ये समझ में आ गया होगा ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर का क्या मतलब है ये बात करते हैं। देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब ये हो गया, देखो अगर किसी भी हम मिक्सचर का हो गया कोई भी हो गया, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जब पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो तेज भागेंगे और तेज तेज भागेंगे, और जब वो और तेज तेज भागेंगे तो मिक्सिंग और भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान रखना ये नोट करना, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है भाई, फ्रिज में से दूध निकालो, उसमें चीनी घोलो, ठीक है, 2 चम्मच चीनी घोलो और फिर उसको पी के देखो, फिर थोड़ी देर बाद उसको गर्म करो, ठीक है। और जब गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डिसॉल्व जो है ज्यादा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे तो मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कहा गया है, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट, एक गिवन सॉल्वेंट में हैज डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट सेम टेम्परेचर। एक सेम टेम्परेचर लेके चलेंगे तो सेम टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे ठंडे में अब तुम चीनी मिलाओगे तो चीनी आराम से मतलब कम मिलेगी, और अगर नमक मिलाओगे तो नमक बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में भी मिल जाएगा, ठीक। समझ में आई। तो इसलिए अलग अलग हो सकती है। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अपोजिट क्या होगा बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अभी वो अपने सैचुरेशन तक पहुंचा नहीं है, यानी अभी भी हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो सॉल्यूट की अमाउंट है, यानी इसको जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। तो जो यानी जो इसकी अमाउंट है वो अभी सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच सकी, ठीक है। तो यानी अब उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक, सीधी सी बात। सैचुरेटेड का अपोजिट अनसैचुरेटेड। इन अदर वर्ड्स मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है भाई, बात आई समझ में, ठीक। तो ये हमने पढ़े होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या आ गया आपको, 2 चीज आ गई, सॉल्यूशन और अलॉय, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने बेटा सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मिक्सिंग होती है इसमें कितनी अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये चीजें भी बताई, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इन परसेंटेज का क्या मतलब है, और ये चीजें, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर खत्म हो जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी और सैचुरेशन बेटा डेफिनेशंस,
ठीक है, समझ में तो आ गया होगा क्या होती है सोल्युबिलिटी, डेफिनेशंस, और इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होमोजेनस का था। अब मूव करते हैं बेटा हेटेरोजेनस मिक्सचर पे। होमोजेनस मिक्सचर्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने उसमें पढ़ा था होमोजेनस में, ऐसे इसके तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या है इसके? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्वाइट लार्ज, मतलब थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? देखो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब ऊपर से नीचे तक सेम दिखता है, लेकिन ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें मिला दो, आप क्या कहते हैं, पानी में मिट्टी मिला दो, ठीक है, तो वो कुछ आप बोलोगे तो क्या होगा, ऊपर से वो हल्का कलर दिखाएगा, नीचे से डार्क कलर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। अच्छा, एक चीज और, जैसे अब इसमें सस्पेंशन भी आता है और कोलोइड्स भी आते हैं। कोलोइड्स में बेटा आपका मिल्क आता है, मिल्क। बात करें, मिल्क तो बिल्कुल सेम ही दिखता है, लेकिन ध्यान से देखना, जब गर्म दूध होगा ठंडा होगा, उसके ऊपर, बहुत ऊपर ना, बिल्कुल टिप पे एक हल्की सी ऑयल की लेयर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस दिख जाता है वहां पे थोड़ा सा, अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो दिख सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश वाला डिफरेंस हम उसमें कर सकते हैं। जैसे सैंड वाटर हो गया तो उसमें सैंड के पार्टिकल्स अलग दिख जाएंगे, पानी हमें अलग दिख जाएगा। ठीक, यानी सॉलिड पार्टिकल्स भी कह सकते हो, सॉलिड पार्टिकल्स उसमें दिख जाते हैं। ठीक है, सॉलिड मतलब वो जो हमने मिलाया। ठीक, अभी समझने के लिए सॉलिड वर्ड हम यूज कर रहे हैं, आगे चले। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या आते हैं, दो चीजें आती है बेटा, एक हो गया सस्पेंशन और एक हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया? सस्पेंशन का मतलब हो गया कि वो मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं, वो बेसिकली क्या है, आपको उसमें सस्पेंडेड, यानी घूमते हुए नजर आएंगे। आपके मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन्स सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब उसमें घूमते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, एग्जांपल सैंड वाटर, इन दिस मिक्सचर सैंड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देखो बेटा सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो 5 प्रॉपर्टीज है इसकी। क्या क्या हो गया बेटा? देखो, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये हमें पता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, नेक्ड आइज हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and makes it path visible। यानी जो मैंने भी बताया था ना टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट यहाँ पर शो होता है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था खिड़की में से धूप आती है तो वो डर्ट पार्टिकल्स की वजह से हम उसका पाथ दिखाई देता है। सेम इस तरह इसमें भी क्या होगा, जो डर्ट पार्टिकल्स यानी सैंड पार्टिकल्स जो है वो उसमें घूमते रहेंगे, जिन पर अगर लाइट जाएगी तो हमें लाइट का रास्ता दिखाई देता है। ठीक, देखो जरा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे पार्टिकल्स है ना, डर्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से लाइट पास करेंगे तो हमें असल में ये हमें दिखाई देंगे। एक मिनट, तो हमें ये दिखाई देंगे, जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, जिसकी वजह से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट ये शो करता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक, the solute particles settle down when left undisturbed, that is suspension is unstable। मतलब जैसे आप उसको रख के छोड़ दो तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर का पानी साफ हो जाएगा, नीचे बैठे रह जाएंगे। ठीक, तो यानी वो अनस्टेबल है, ठीक से उसमें मिक्सिंग नहीं हुई है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्टर करके, फिल्टर पेपर का छन्नी से, तो हर चीज छन्नी से नहीं छानी जाती, फिल्टर पेपर यूज करते हैं बेटा हम। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स हम अलग अलग साइज का ना फिल्टर पेपर यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये हुई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, बस इतना ही, सस्पेंशन ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है। आ जाता है भाई कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स भी आपको, यानी मैक्सिमम जो चीजें हैं ना जो हमें प्योर नहीं दिखती वो यहाँ पर आ जाएंगी आपकी। ठीक है, यानी देखो बहुत कम परसेंट जो होते हैं मैटर जो है वो प्योर है। ठीक, जैसे एयर भी हो गया, वाटर भी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या रिवर वाटर हो गया,
ये ना बहुत ही कम चीजें हैं जो प्योर है, तो सब में कुछ ना कुछ मिक्सचर है ही। ठीक, तो आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्योर है, कौन सा मिक्सचर है, मिक्सचर भी कौन से टाइप का है। ठीक है, तो चलिए कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें ना जैसे हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, ये भी क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, और सेटल डाउन भी नहीं होते, but remain suspended, suspended ही रहेंगे। Here the particle size is between 1 mm to 10 mm। ठीक है, 1 mm to 10 mm। अब जब 10 mm की बात हो जाती है ना बेटा, तो हमने इसमें सॉल्यूशन में पढ़ा, सॉल्यूशन में 1 mm था साइज। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 mm तक चला जाता है, तो मतलब इसका 10 गुना साइज हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर इसकी। प्रॉपर्टीज याद रखना बेटा, बिल्कुल नोट कर लेना प्रॉपर्टीज, 2-3 बार लिख के देख लेना। ठीक है, जितने भी हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टीज आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, देखो पहली बात हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हमें पता है। ठीक है, और नेक डाइट से इसको हम नहीं देख सकते, इसको नेक डाइट से हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सस्पेंशन से काफी छोटे होते हैं। जब कह रहे हैं 10 mm तक जा रहे हैं तो छोटे हैं। ठीक है, और कोलोइडल पार्टिकल्स इसके भी लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमें दिखाई दे जाता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेंगे, तो सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। ठीक है, सस्पेंशन में तो काफी पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो आराम से हो ही जाएगी, लेकिन कोलोइड्स में भी हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है, यानी टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कोलोइड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड कोलोइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, अब देखो कोलोइडल सॉल्यूशन में, अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा बोर्ड की तरफ आ जाते हैं, ये तो ये हो गया। चलिए कोलोइडल सॉल्यूशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको बेटा हम कोलोइड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलोइड्स। ठीक है, देखो अब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, देखो जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इसमें होते हैं आपके डिस्पर्स्ड, एक मिनट, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम मिलके हमारा कोलोइड बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज, देखो डिस्पर्स्ड मतलब एक तरीके से कह सकते हो डाला गया, डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होगा, डाला गया। फेज यानी एक चीज उसमें डाली जाएगी, तो ये हमारा सॉल्यूट लाइक पार्टिकल हो गया। और ठीक है, डिस्पर्स्ड मीडियम यानी मीडियम जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, ये हमारा सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है फेज और ये जो मीडियम है ये अलग अलग पड़ते हैं। जैसे डिस्पर्स्ड फेज क्या हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और मीडियम गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर सॉलिड, इस तरीके से जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन है वो बनते हैं। समझ में आएगा? तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया भाई, ये आपका सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट हो गया, और डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया आपका सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट हो गया। ठीक, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो भाई, ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सब तरह के कोलोइड्स देखने को मिल रहे हैं, सब तरह के। ठीक है, जैसे देखो डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम हमारे उसमें डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, और डिस्पर्स्ड मीडियम यानी जिसके अंदर हम डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड लिया गया, देखो गैस को अगर गैस में मिलाओगे, ध्यान रखना, जैसे यहाँ देखो अगर गैस को गैस में मिलाओगे तो सीधी सी बात है भाई, गैस के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं और गैस भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमेशा सॉल्यूशन बनाएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए इसमें गैस 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 का मतलब दिया नहीं है। ठीक है, तो गैस को अगर गैस के अंदर मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जैसे अगर लिक्विड को हम किस में डाल रहे हैं, गैस में डाल रहे हैं, लिक्विड को हमने मिक्स किया गैस में, ऐसे समझ सकते हो लिक्विड की अमाउंट कम होगी और गैस की अमाउंट ज्यादा होगी, यानी हम ओवरऑल उसको गैस कहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे बहुत कॉमन सी चीज हो गई हमारे क्लाउड्स हो गए और फोग हो गया बेटा, फोग
तो कोहरा होता है ना, अब कोहरा देखने में तो गैस ही लगता है ना, ठीक है, व्हाइट कलर का धुआं सा लगता है, लेकिन उसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अमाउंट ज्यादा किसकी है, गैस, और कम किसकी है, लिक्विड की, यानी गैस के अंदर हमने लिक्विड को मिलाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका कोलोइड होगा उसको उसका नाम है बेटा एरोसोल। नाम ध्यान रखना, ठीक है, और एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, ठीक है। नाम और एग्जाम्पल मतलब कहने का मतलब ये पूरी टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको किसमें मिला रहे हैं, उसका नाम क्या है और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अगर लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके फॉग, क्लाउड और मिस्ट, ठीक। मतलब लिक्विड कम गैस ज्यादा, जो मीडियम है वो ज्यादा होगा। अगर आप सॉलिड को गैस में मिलाते हैं, सॉलिड को गैस में, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है भाई, धुआं हो गया, स्मोक हो गया। कैसे, जो धुआं होता है जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, या फिर है ना काला काला धुआं होता है ना, अब दिखता है काला काला धुआं, लेकिन कभी उस पर ऐसे हाथ लगा के देख लेना तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है, तो उसमें डर्ट पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे। तो क्या दिखने में तो क्या है, गैसियस फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स भी है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक मिक्सचर है। उसका नाम भी क्या होगा बेटा, उसका नाम भी एरोसॉल होगा, जिसमें आपके स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, एक चीज होती है स्मोक। स्मोक स्मोक क्या होती है, स्मोक होती है फॉग प्लस स्मोक, फॉग प्लस स्मोक, यानी इसमें देखो एयर एयर भी है, और इसमें आपके लिक्विड कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, साथ में आपके सॉलिड कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो इसलिए इसको आप एरोसोल ही बोलते हैं, ठीक है। इसको भी एरोसोल ही बोलते हैं, ध्यान रखना। स्मोक भी क्या है, स्मोक भी एक एरोसोल है। स्मोक क्या होता है, फॉग प्लस स्मोक। ये जैसे आपको दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो बेटा ये आपको ना नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिलता है, जब पंजाब साइड मूंजी जला देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, वो कोहरे जैसा लगता है, लेकिन बहुत मतलब डार्क कलर का होता है वो। उसमें कोहरा, फॉग भी है और स्मोक भी है, धुआं भी है उसके अंदर, तो वो स्मोक बन जाता है। क्या बन जाता है, स्मोक, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। फिर अब देखो गैस में हो गए दोनों, और अब लिक्विड के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर हम गैस डाल रहे हैं, यानी लिक्विड ज्यादा और गैस कम, ठीक है। तो इसको जैसे बबली सा फॉर्म नहीं हुआ, लिक्विड उसके बीच बीच में गैस भरी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फोम। क्या बोलते हैं, फोम, ठीक। जिसके एग्जाम्पल हो गया आपका शेविंग क्रीम। क्या हो गया, शेविंग क्रीम। और वो भी कह सकते हैं जैसे हम कपड़े धोते हैं सर्फ डाल के जो झाग बनाते हैं, वो भी इसमें ही आ जाएगा आपका फॉर्म में, ठीक। फिर लिक्विड के अंदर लिक्विड डालेंगे, अब इसमें क्या है, लिक्विड, दोनों लिक्विड। अब सवाल ये आया कि सर दोनों लिक्विड है तो ये सॉल्यूशन क्यों नहीं बना, जब गैस और गैस मिलकर सॉल्यूशन बन गए तो लिक्विड लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन क्यों नहीं बना। तो बेटा देखो, जो गैसेस होती है, तो गैसेस की भी अलग अलग डेंसिटी होती है, लेकिन जब जितना इनमें डिफरेंस होता है उनकी डेंसिटी में वो एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है। जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उनकी डेंसिटी में, तो वो हमें दिख जाता है, वो दिख जाता है, ठीक है। जैसे वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स क्या है भाई, वाटर वेपर्स भी गैसियस फॉर्म है, ठीक। और आपका दूसरी चीज क्या हो गई, एयर हो गई, वो भी गैसियस फॉर्म है, लेकिन उसमें जो वाटर वेपर्स, उसको हम लिक्विड कंपोनेंट मान के क्या बना देते हैं, उसका फॉर्म बना देते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर्स की जो डेंसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो डेंसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले लो, दोनों की डेंसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, और एटमोस्फेयर में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड अगर मिलके कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे, इसका मतलब उनकी डेंसिटी में फर्क है, उनकी डेंसिटी में फर्क है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड हो गया आपका इमल्शन, इमल्शन जिसमें आपका मिल्क आ जाता है। देखो मिल्क है ना, मिल्क का मैंने बेटा तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, ऑयल और मिल्क, और वैसे देखा जाए ना तो उसमें फैट्स और आपके तुम्हारे कार्ब्स, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें डिजोल्व होती है, मिली हुई होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पार्टिकल काफी ज्यादा छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, ठीक। अब वो सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आपको ऑयल की हल्की सी लेयर, फैट की एक लेयर आपको दिख जाएगी उसमें, ठीक। तो ये आपका आ गया मिल्क, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये जो इमल्शन है, इमल्शन लिक्विड लिक्विड को मिला के बना है, लेकिन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। और आपकी फेस क्रीम, जो चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, वो हो गया, ठीक। अब सॉलिड को डालेंगे लिक्विड में, यानी लिक्विड ज्यादा और सॉलिड कम। तो इस तरह के बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्ट। एग्जांपल देख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, कीचड़ हो गया, जो आपका कीचड़ है ना। कीचड़ में देखो, कीचड़ कैसे बनती है, जब पानी ज्यादा होता है और मिट्टी उसमें कम होती है, एक कीचड़ तो वो कीचड़ जैसा बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम सोल बोलते हैं, ठीक।
समझ में आ गया? यहाँ लिक्विड की केस खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड यानी हमारा जो मीडियम है, जो ज्यादा अमाउंट में है, वो होगा सॉलिड, और उसमें बीच में क्या डाला जाएगा? गैस। ठीक है, तो इसको भी बेटा क्या नाम दिया गया? इसको भी फॉर्म नाम दिया गया। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल होगा तुम्हारा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कैसा होता है? सॉलिड होता है, लेकिन उसमें बीच बीच में पोर्स होते हैं जिसमें हवा होती है। ठीक, तो फॉर्म हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया और प्यूमाइस हो गया। ठीक, अब लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका जेल। ठीक, जैसे जेली हो गया, चीज हो गया, फिर बटर हो गया। दिखने में सॉलिड, लेकिन इसके अंदर लिक्विड जैसी चीजें हैं। जैसे बटर है, बटर आपका दिखने में सॉलिड होता है, लेकिन पूरी तरीके से भी वो सॉलिड नहीं है, हल्का हल्का उसमें लिक्विड टेक्सचर होता है। तो ऐसी चीजों को हम जेल बोलते हैं बेटा। ठीक, फिर हो गया आपका सॉलिड सोल। क्या हो गया? सॉलिड सोल। सॉलिड सोल मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर होगा तो उसको सोल बोला जाएगा, जब सॉलिड सॉलिड के अंदर होगा तो उसका नाम बोला जाएगा सॉलिड सोल। ठीक है, समझ में आएगा? तो इसमें देखो क्या क्या जाता है, जैसे कलर्ड जेमस्टोन। अब जो कलर है, कलर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो जेमस्टोन है वो भी सॉलिड है। और मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास होता है तुम्हारा हल्का हल्का सा व्हाइट कलर का ग्लास हो जाता है वो। ठीक है, तो उसमें जो कलर कंपोनेंट आया वो भी सॉलिड होगा, और ग्लास भी हमारा या जेमस्टोन जो हो गया वो भी हमारा सॉलिड हो गया। ठीक है, तो बेटा ये टाइप ऑफ कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को बना लेना बेटा 2-3 बार, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, इसमें एमसीक्यू में और वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, होमोजेनस हेटेरोजेनस हो गया, सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, तो इस तरह के उसके लिए तो मैंने आपके लिए बेटा यहाँ पे लिख दिया है। देखो मिक्सचर और कंपाउंड है ना, कई बार बच्चों को ना मिक्सचर और कंपाउंड में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए पेपर में पूछ भी यही लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बताया था कंपाउंड क्या है? कंपाउंड अलग अलग तरह के एटम से बनेगा, और मिक्सचर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल से बनेगा। ठीक है, ये तो अलग अलग एटम से बन रहा है, ये तो अलग अलग एटम से बन रहा है, और एटम भाई मैंने बताया था एटम पार्टिकल नहीं होते, एटम मिलकर बनाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल फिर पार्टिकल होते हैं हमारे। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज। तो मिक्सचर क्या है? अलग अलग पार्टिकल से बनते हैं, कंपाउंड अलग अलग तरह के एटम से बनते हैं। ठीक है, देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। ठीक है, यही है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज होता तो रिएक्ट करके तो नया कंपाउंड बन जाता, जैसे बेटा स्टार्टिंग में बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। ठीक, और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड है एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो आगे, फिर a mixture has a variable composition। variable composition, ठीक है, जैसे अब सॉल्यूशन में तो कह रहा है पढ़ लिया था, होमोजेनस में तो, लेकिन हेटेरोजेनस में तो क्या है? वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है ना। और यहाँ पे देखो खाली मिक्सचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, होमोजेनस नहीं पढ़ रहे। अगर होमोजेनस पढ़ रहे थे तो हम लिख देते कि भैया यूनिफॉर्म होते, लेकिन खाली मिक्सचर पढ़ रहा है तो हम लिख देंगे कि इसमें वेरिएबल कंपोजिशन यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें जो कंपोजिशन होती है कैसी होती है? हमेशा फिक्स होती है। हमेशा फिक्स कैसे? ये देखो H2 है ना, ये फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो इसमें से 1 ऑक्सीजन बच जाएगा, केवल H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर हमारा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मिक्सचर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स का क्या दिखाती है? उनकी प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई, ठीक है, अब चाय में देखो क्या आएगा? चाय में आपको चाय पत्ती का भी फ्लेवर आएगा, आपको अदरक का भी फ्लेवर आएगा, मीठा फ्लेवर भी आएगा, दूध का फ्लेवर भी आएगा, और अगर ठीक से नहीं पकाओ तो पानी का भी फ्लेवर आएगा। ठीक है, नींबू डाल तो नींबू का भी फ्लेवर आ जाएगा। ठीक, बनाते ना लेमन टी। चलो ठीक है, तो इस तो ध्यान है ना, मतलब ये वाली बात हो गई कि मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी शो होती हैं। जबकि जबकि जो आपका वाटर मतलब कहने का मतलब कंपाउंड हो गया, कंपाउंड में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके एलिमेंट्स होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे देखो ये हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, तो फ्यूल है हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपकी हेल्प करती है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी हेल्प करती है कंबशन में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा, आग नहीं जलेगी, ठीक है। लेकिन जब पानी है, अब पानी ना तो फ्यूल है हाइड्रोजन की तरह और ना ही ये ऑक्सीजन की तरह आपके कंबशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी बन जाती है कंपाउंड में, समझ। तो द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक। फिर लास्ट वाली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, ये फेयरली है ना, फेयरली इजी बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड आपको अलग अलग मेथड हो सकते हैं, देखो अब हटा दिया गया है यहाँ पर, वरना पहले थे मेथड्स। देखो ये देखो इसमें इसके बाद ये रहे, है ना, फिजिकल मेथड्स, ठीक है, जो सेपरेशन के लिए यूज होते थे, ठीक है। नोट्स में दे दूंगा, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है, पर पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये चीज हो गई ना, तो अलग अलग मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड है, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको फिजिकल मेथड में सेपरेट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे H2O का मैं बता देता हूँ, वैसे पूछा नहीं जाता। H2O में अगर बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ ना H2O के थ्रू, तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपको अलग अलग मिल जाती है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे होगा मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। ऐसे बेटा होमोजीनस और हेटेरोजीनस में, जो मैंने ऊपर तीन तीन पॉइंट बताए थे, वही तीन तीन पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए अब, बिल्कुल ऐसे है ना कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस अब किस किस में आ रहा है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, यानी वही आप इसमें प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर में आप कंपाउंड और मिक्सचर वाले भी लिख सकते हैं। मिक्सचर एंड कंपाउंड यानी दोनों सेम लिख सकते हैं। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, सोल, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब देखो यहाँ पर समझना, कई बार ना बच्चे ये जो सोल है इसको सॉल्यूशन समझ लेते हैं और ट्रू सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो बेटा देखो सोल, सोल अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, सोल किसके अंदर आता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आता है। देखो यहाँ पे है सोल, ठीक है, ये रहा सोल, सोल है ना, सोल, सोल, ठीक है। अगर वैसे सिंपल सोल ले तो सॉलिड के लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो सोल क्या है, सोल का मतलब है यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। तो सोल का मतलब है कोलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब आपका सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। ये ना बेटा आप अपने एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी में तीनों के बीच में एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं बस मेन इसलिए डाला क्वेश्चन कि ये ध्यान रखना, सोल मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है और ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, ठीक। चलिए फिर आ गया, व्हाट आर अलॉयज, व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर दे आर, बेटा सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, है ना। अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगी कि अलॉय क्या है। अलॉय है मेटल्स, मेनली तो मेटल्स का होता है, लेकिन जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया ना आपका, तो वो एक ऐसा केस है जिसमें हम एक नॉन मेटल यानी कार्बन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। अलॉय का जो मेन मोटिव होता है अलॉय बनाने का, वो यही होता है कि तो हमारा जो अलॉय बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे रस्टिंग उसकी ना हो। जैसे जो गोल्ड की बेटा ज्वेलरी बनती है ना, जैसे आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, तो प्योर गोल्ड तो 24 कैरेट गोल्ड होता है, लेकिन जो ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी आपकी 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे बनती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो इसका मतलब इसमें 22 कैरेट सोना है, यानी 24 पार्ट में से 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट आपके सिल्वर के हैं। अगर डिपेंड करता है कैसी चीज बनवा रहा है, अगर आप कोई सोने की कोई हार्ड चीज बनवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें कई बार कॉपर का भी यूज कर लेते हैं और मतलब वो कैरेट उसमें कम हो जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है ना, गोल्ड सॉफ्ट मेटल है, गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, हल्की सी धूप में भी उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो इसलिए उसमें मिक्सिंग करी जाती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फिर देखो कंसंट्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बस ये सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी चीजें। ये है बेटा सेपरेशन मेथड, ठीक है। सेपरेशन मेथड मैं नोट्स सब आपको भेजूंगा, आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक। नॉलेज के लिए अच्छी बात है। देखो आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में बेटा 7th 8th क्लास में सारी चीजें पढ़ा देते हैं,
लेकिन अब क्योंकि 9th में हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो एनसीईआरटी में जो है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाकी नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 साइंस का खत्म होता है, ठीक है। एक बार समझ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तक इतना पढ़ा है हमने, है ना, नहीं अभी और, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटम, ठीक है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये हमने बेटा पिछले चैप्टर में भी बताया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल क्या है, जब अलग अलग मतलब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अगर सेम टाइप के एटम्स है तो एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है तो कंपाउंड बनेगा। जैसे एलिमेंट में हो गया H2O2 और कंपाउंड में हो गया आपका H2O, ठीक। चलिए फिर मिक्सचर, ये आपके प्योर मैटर के अंदर आ गए। फिर मिक्सचर हो गया आपका इम्प्योर मैटर, जिसमें बेटा दो तरह के मिक्सचर होते हैं। कौन कौन से, होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनस और हेटेरोजीनस, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा सॉल्यूशन, अलॉयज, सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी या फिर अलॉयज की सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो आप, मतलब परसेंटेज, है ना। ये भी कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड है, सॉल्युबिलिटी भी, ठीक है, और कंसंट्रेशन, ठीक है। हेटेरोजीनस मिक्सचर में हमने सस्पेंशन पढ़ा, कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़े, कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका साइंस का चैप्टर 2 क्लास 9th का। अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में बेटा दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को तो भेज ही देना जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, दिस वाज द चैप्टर